सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी उमूर खारजा के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, अब ये जो ताज़ा दावा कह लीजिए, एक क्लेम सामने आया है, ज़ाहिर है दुनिया इसे कितना सीरियसली ले रही है ये तो और वक्त गुजरेगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो इस पर किसी का रद्द अमल, किसी का तज्जिया सामने नहीं आया। और इतने अरसे बाद अब ये हक़ाइक़ मंजर आम पर लाना, जब पाकिस्तान जिस वक्त ये हो रहा था, एक एक लम्हे के बारे में पूरी दुनिया के सामने ब्रीफिंग रख रहा था, क्या ख्याल है पाकिस्तान को इस दावे को किस तरह से टैकल काउंटर करना चाहिए? जाहिर है वैसे भी झूठ को काउंटर करने की कोई खास जरूरत होती नहीं है। सेनेटर साहब, एक्चुअली हमें टैकल करना भी चाहिए, बिकॉज ये तो एक मजाक है। जी बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला जी। पहले तो मैं दाद देता हूँ हुमा की कि उसने एक बड़ा अच्छा लफ्ज ईजाद किया है, उर्दू डिक्शनरी में उसका इजाफा हो गया है। हम आमतौर पे मज़ाहिया या मज़ाक़ खेज़ वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बयान आया है भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की तरफ से, उसको मज़ाकिया कहा है और असल में ये मज़ाकिया ही है। इससे ज़्यादा बेहतर तशरीह और तौज़ी और वज़ाहत हो नहीं सकती। वो फ़ारसी में हुमा और अब्दुल्ला एक कहा जाता है कि दरोग गोरा हाफसा न बाशत, कि झूठ बोलने वाला शख्स जो होता है उसकी याददाश्त नहीं होती, उसका हाफजा नहीं होता, वो भूल जाता है कि मैंने कल क्या कहा था, जिसके लिए हम उर्दू में कहते हैं कि ये झूठ के पाँव नहीं होते। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतनी मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है और इतना मज़ाक़ खेज़ बयान है कि वाकई इस पे क्या तबसरा किया जाए। 3 माह गुजर गए हैं, 3 माह में पुलों के नीचे से बड़ा पानी गुजर चुका है, आपके बीसियों बयानात आ चुके हैं, आपकी जो बीजेपी है उसके लीडर्स के बयानात आ चुके हैं, अभी आपने बहुत से बयानात सुनवाए भी हैं। इंडोनेशिया में एक यूनिवर्सिटी में इनके जो मिलिट्री अटैची थे वहाँ उन्होंने खुल के ये बातें की, अभी आप सुनवा भी रहे थे उनकी ये बातें। और इनकी पार्टी के एक बड़े अहम लीडर हैं सुब्रमण्यन, उन्होंने कहा, उन्होंने जंग के दूसरे दिन ही तीसरे दिन ही कहा कि भारत को मान लेना चाहिए और मोदी साहब को सच बोलना चाहिए और कौम को बता देना चाहिए कि हमारे 5 तैयारे गिरे। तो लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स आर देयर। अब ये जो स्टेटमेंट आई है, मुझे इसके सर पैर का समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों हुआ और उन्हें कुछ खबर। अभी इसमें एक सबसे दिलचस्प बात ये है कि 29 अगस्त को जुलाई को इनका मॉनसून सेशन शुरू होता है पार्लियामेंट का। वहां पे वक्फ किया जाता है खासा टाइम इस पे, सिंदूर ऑपरेशन पे तकरीरें होती हैं दोनों तरफ से, बड़ी जोरदार किस्म की बम्बारमेंट होती है, इल्जामात लगते हैं, जवाबात आते हैं। किसी एक बीजेपी के लीडर ने या वजीर ने ये नहीं कहा कि भाई चीखम दाड़ मत करो अपोजिशन वालों, उन्होंने हमारे तैयारे अगर गिराए भी हैं तो हमने भी 5 तैयारे गिराए हैं, किसी ने ये बात नहीं कही। फिर 1 घंटा 50 मिनट तकरीर की है मोदी साहब ने इस सेशन के अंदर। 1 घंटा 50 मिनट की तकरीर में वो फेफड़ों की पूरी कुव्वत को बुरुए कार लाते हुए जमाने भर की बातें की जी, ऑपरेशन की कामयाबी की बातें की हैं। एक जुमला उनके मुंह से नहीं निकला कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने भी पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए। ये सब कुछ हो जाने के बाद मुझे नहीं मालूम कि मजाकिया से ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या मैं बोलूं इसके बारे में। ये इरफान साहब, ये इट डिजर्व्ड अ स्पेशल टर्म, तो वो हमने दे दिया। लेकिन कमिंग बैक टू इट, क्या मंतक, क्या जरूरी, क्या इनको आफत आई हुई है, वी वुड से, कि वो बार बार इस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें से, और अगर वो चाहते हैं कि ज़रा मज़ीद स्क्रूटनी हो जिसमें सच और झूठ जाहिर हो जाए, तो फिर ये झूठे साबित होंगे। ये अपने आप को इतनी मुश्किल में क्यों फंसाते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स देके? देखिए ना, वही एक बात तो वही है कि जो झूठा शख्स होता है उसका हाफजा नहीं होता, उसे मालूम नहीं होता। दूसरा, वो ये बावर करते हैं कि शायद हम जो कुछ कह रहे हैं वो सुना जा रहा है और उस पर यकीन किया जा रहा है और हमारा झूठ जो है वो सच के तौर पे लिया जा रहा है। ये भी एक गलतफहमी बाज़ औक़ात हो जाती है। जो पॉलिटिकल रीजन अगर आप पूछना चाहती हैं तो इस सारे के पीछे जो पहलगाम से शुरू होता है, 22 तारीख को शुरू होता है, 22 अप्रैल को, ये बिहार के इलेक्शन हैं।
बिहार जो है वो इंडिया की जो 29 के करीब रियासतें हैं उनमें चौथे नंबर पे आता है अपनी आबादी के हवाले से। निहायत ही अहम स्टेट है और इसमें लोकसभा जो है यानी उनकी जो कौमी असेंबली है उसकी 40 सीटें हैं। इतनी बड़ी ये रियासत है। तो इस रियासत के जो दाखिली या सूबाई या रियासती इंतखाबात हैं वो अगर मोदी साहब के पांव से सरक जाते हैं, बीजेपी वहां पे अपना होल्ड खो देती है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले इलेक्शन में वो 40 सीटें जिन पे वो तकिया करते हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगी। आपको तो ये लगता है कि फजा बन रही है या ये कहा जा सकता है कि फजा बदल रही है? क्योंकि जाहिर है इस जंग से पहले तक तो ऐसा ही लगता था कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी इतने अपने पंजे गाड़ चुके हैं सिस्टम में और इतनी मजबूत पोजीशन है कि इसको कोई नहीं हिला सकता, ऑपोजिशन जितना मर्जी कुछ कह ले। अभी भी ऑपोजिशन जाहिर है कमजोर ही है और वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वो वेव शुरू हो गई है जहां बीजेपी और नरेंद्र मोदी मुश्किल में है। व्हाट डू यू थिंक? जी बहुत मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है इसमें हमारी सफारतकारी बहुत बाद में आती है, हमारा रद्द अमल बहुत बाद में आता है, हमने दुनिया में जाके किस तरह अपने नैरेटिव को इस्टेब्लिश किया ये बहुत बाद में आता है। सबसे पहले जो कुलाड़ा मारा है इन्होंने अपने पांव पे खुद मारा है और अपनी जो तशहीर की है एक गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पे इन्होंने खुद की है। इसके साथ साथ अब्दुल्ला में एक चीज और आपको बता दूं वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, हमारे यहाँ उसका ज्यादा तज़किरा नहीं हुआ, वो है राहुल गांधी की जो 2 दिन उन्होंने कंसेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके रिगिंग के बारे में शवायद दिए हैं 2024 के इलेक्शन में, और ये बताने की कोशिश की है कि मोदी वो इलेक्शन हार चुके थे, 80 के करीब सीटें किस तरह उन्हें मिली हैं या दिलवाई गई हैं और उनकी हुकूमत बनी है। ये भारत की तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कभी। भारतीय इंतखाबात जैसे भी होते हैं उन पे इतने कड़े इल्जामात धांधली के नहीं लगते, हमारे यहाँ ये मामूल है। तो वो भी एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा है दाखिली तौर पे मोदी के ऊपर, मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर, और जो खारजी सतह पे उनकी रुसवाई हो रही है, जग हंसाई हो रही है, आइसोलेशन है, वो एक अलग मामला है। तो ये सारी चीजें उनके एसाब पे दबाव डाल रही हैं, फौज के एसाब पे भी दबाव डाल रही हैं, एयरफोर्स पे एसाब के दबाव डाल रही हैं। मोदी साहब वाई तबाही बके जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। मैं यहाँ कई सफारतकारों से अब्दुल्ला मुलाकात होती है तो मैं गुरेज करता हूँ किसी एक ने भी पहलगाम के हवाले से भारतीय जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम नहीं किया। वो तो दुनिया ने भी नहीं किया और सदर ट्रंप ने भी नहीं किया, और सदर ट्रंप का जो मौक़िफ़ है उसे भारत नहीं मान रहा है, तो जाहिर है वो वहां से। सदर ट्रंप के पास देखे ना जराए हैं, वसाइल हैं, दुनिया की एक सुपर पावर है, उन्होंने तहकीक करने के बाद ये कहा है ना कि ये 5 तैयार है इस जंग में गिर गए। सदर ट्रंप को लेकर तो वो दोहरी मुश्किल में फंसे हुए हैं, दोहरी क्या मतलब इससे भी ज्यादा अगर कोई तादाद हो सकती है तो वो जाहिर है बड़े मुश्किल हालात हैं। अब जरा हम अपने कुछ सेनेटर साहब चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं अपने दाखिली मामलात का जरा जिक्र कर लेते हैं। हम आज़ादी का जश्न इस दफ़ा अलग ही रंग है जो नज़र आ रहा है, अलग ही फ्लेवर है। अक्रॉस द कंट्री हम इवेंट्स भी देख रहे हैं, हुकूमतों की सतह पे आवाम को एंटरटेन करने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, लोग बड़े खुश भी हैं। लेकिन अभी भी पॉलिटिकल अनरेस्ट है इन अ सेंस के पाकिस्तान की जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप देख लीजिए उनकी नाअहलियों का मामला भी चल रहा है, अदालतों से केसेस के फैसले भी आ रहे हैं। अभी 5 अगस्त को उन्होंने एहतजाज भी करके देख लिया, शायद आगे भी करें या 14 को भी करें या 13 को भी करें या 15 को भी करें। सो ये मामला आपको क्या लगता है? अब चूंकि हम स्टेबल हो गए हैं इकोनॉमिकली भी, खारिजी सतह पे भी हमें बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं, हम अपनी दाखिली सियासत में स्टेबिलिटी कब देखेंगे? अब्दुल्ला ये इतना बड़ा पेचीदा सा सवाल है कि इस पे शायद बहुत वक्त लगे जो आपके पास नहीं होता, मेरे पास तो खासा है। मामला ये है कि ये जो 9 मई है इसको या तो हम अपनी जो तकवीन है, अपनी जो तारीख है उसके अंदर से पकड़ के खारिज कर दें और कहें जी कि 8 के बाद 10 मई आ गया था, 9 आया ही नहीं, फिर तो ठीक है, माफ़ी कर दें, तलाफ़ी कर दें, दरगुजर कर दें, कोई माफ़ी मांगता है नहीं मांगता है दरवाजे खोल दें, छोड़ दें और रास्ता खोल दें कि आइंदा फिर कोई एक 9 मई होता है तो फिर हम यही कुछ करेंगे। ये बड़ा पेचीदा मामला है, ये कोई सियासी केसेस नहीं है बिल्कुल जो माजी में बनते रहे हैं, ये जराइम के पे मबनी है। फलां ने घर जला दिया, फलां ने फलां के दफ्तर पे हमला किया, फलां ने कोर कमांडर का घर जला दिया, फलां ने तैयारे जला दिए, ISI का दफातर जल गए फैसलाबाद के अंदर। तो ये ठोस केसेस है ना,
इन केसेस को हम कहाँ लेके जाएं? अगर इनमें सजाएं नहीं होनी, अब मामला क्या है? मामला ये है कि सजाएं आज हो रही हैं और हमारा सारा फोकस, हुमा का फोकस, आपका फोकस, मेरा फोकस, सबका फोकस इन सजाओं पे है और उन शख्सियात पे है बड़ी बड़ी पे जिनको ये सजाएं हो रही हैं। 9 मई पस मंजर में चला गया है, उसका चेहरा धुंधला चुका है, 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, किसी को याद ही नहीं है कि ये 9 मई हुआ था और ये सजाएं उससे ताल्लुक रखती हैं। इन सजाओं को हम आइसोलेशन में देख रहे हैं और इनको आइसोलेशन में देखते हुए हम ये समझते हैं कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है। एक जुल्म जो 9 मई को हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, वो मैं भी भूल गया हूँ, आप भी भूल गए हैं, हुमा भी भूल गई है। ये है अलमिया। अगर ये 9 मई के फौरन बाद 1 महीने के अंदर जिस तरह बरतानिया में हुआ, जिस तरह अमेरिका में हुआ, आप इससे कड़ी सजाएं दे लेते ना तो वो आसानी से बर्दाश्त हो जाती हैं। आज तो आप उन दिल खराश सानियों के बदले में किसी को खराश भी डालेंगे तो वो महसूस की जाएगी कि यार ये क्या हो गया। तो जब ये सजाएं होती हैं तो इस तरह के विजुअल्स आप दिखाएं तो पता चले कि भाई ये सजाएं वैसे नहीं हो रही हैं, इनके पीछे कोई कहानी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारी सजाओं के बिल्कुल बरअक्स है, इनके पास अपीलों के मौके हैं। छोट अदालत, दहशतगर्दी की अदालत से ये हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ये नजरसानी अपील में चले जाएंगे। ये नवाज शरीफ नहीं है कि जिनका केस सुप्रीम कोर्ट से शुरू होकर वहीं खत्म हो जाएगा, ना अपील, ना वकील, ना दलील। तो ये मेरा ख्याल है कि इन सारी चीजों को देख, मैं बिल्कुल सजाओं के या ये जो बहुत से चेहरे हैं मेरे जाने पहचाने हैं, दोस्त हैं मेरे, हम सेनेट में बैठते हैं इकट्ठे, दुख होता है, लेकिन मुझे वो भी दुख है, मैं उस दुख को फरामोश नहीं कर सकता। वो एक ऐसा सानिया है जब 250 मकामात, दिफाई मकामात निशाना बनते हैं। आप तसव्वुर करें कि भारत में ऐसा हुआ होता, अमेरिका में ऐसा हुआ होता, बरतानिया में कोई जमात ऐसा करती, वो किस अंजाम से 2-4 हो चुकी होती। हमारी जो कोताही है वो ये है कि हमने 2 साल गुजार दिए। 2 साल में 9 मई का पेचीदगियां भी थी, आपको पता ही है, बहुत सारे इश्यूज थे, जाहिर है। ये कानूनी पेचीदगियां जब ही पैदा होती है ना जब आप वक्त गुजारी करते हैं। जब आप बरतानिया में राइट्स के हवाले से रात को जज बैठते हैं और 1 घंटे में फैसला कर देते हैं तो कानूनी पेचीदगी पैदा नहीं होती है। ठीक हो गया। सेनेटर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू फॉर योर टाइम।